हेलो दोस्तों, हम नाइन्थ क्लास की ज्योग्राफी के एनसीईआरटी के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हम अब तक 5 चैप्टर पढ़ चुके हैं। जिनमें कि हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर पढ़ा था वो था हमारा प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवों के बारे में था। और अब हम नेक्स्ट हमारा सिक्स्थ और जो लास्ट चैप्टर है वो पढ़ेंगे। वो है हमारा जो है पॉपुलेशन या जनसंख्या, जिसमें कि हम जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए किसी भी देश की जनसंख्या की जानकारी होना आवश्यक है, जो जनगणना से ही संभव है। जिसमें कि अगर हम जनसंख्या का पता करना हो तो हमें जनगणना करनी जरूरी होती है। और जनगणना क्या है कि एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। और उसके लिए अपन ले सकते हैं, जैसे हमारे भारत के अंदर जो जनगणना होती है वो 10 वर्ष के एक अंतराल में होती है, जिसमें कि 10 वर्ष के अंदर में हमारी कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है या कितनी पॉपुलेशन कम हुई है या किस एज ग्रुप में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, तो इसको ही क्या बोलते हैं हम जनगणना। जिसमें हम बात करते हैं कि भारत की जनगणना, तो भारत में सबसे पहले जनगणना 1872 में हुई थी। और उसके बाद में अगर हम बात करें तो संपूर्ण जनगणना या फिर एक प्रकार से संपूर्ण भारत में एक जनगणना जो की गई थी वो 1881 में सबसे पहले हुई थी। जिसके बाद हम बात करते हैं हर 10 वर्ष के बाद होती है। और जो भारत की जनगणना जनसांख्यिकी सामाजिक एवं आर्थिक आंकड़ों का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत की जनसंख्या मार्च 2011 तक लगभग 121.06 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 17.5% हिस्सा है। और अगर हम भारत की अगर जनसंख्या वितरण अगर हम हमारे इन स्टेट्स के हिसाब से देंगे तो सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या है तो वो है उत्तर प्रदेश में, जो कि लगभग 16% जनसंख्या पूरे भारत की जनसंख्या वहाँ पे रहती है। जिसके बाद में है महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर आंध्र प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, तो ऐसे ही अलग अलग और स्टेट्स हैं। जो तो भारत में जनसंख्या वितरण अगर देखें तो भारत में सर्वाधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। देश की कुल जनसंख्या का लगभग 16% हिस्सा निवास करता है। हिमालय क्षेत्र में के राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख है, तथा लक्षद्वीप में लगभग 64,429 लोग ही निवास करते हैं। और भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है, जो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और आंध्र प्रदेश। ये ही काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या वाले इलाके हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान में देश की आबादी का लगभग 5.5% हिस्सा ही रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे जनसंख्या घनत्व की, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व लगभग 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। और जिसमें हम देखें तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग इसका घनत्व है। और बिहार का जन घनत्व अगर देखते हैं तो वह 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत में सर्वाधिक है। किसी भी एक स्टेट में, सभी स्टेट्स के अंदर सर्वाधिक बिहार का ही जनसंख्या घनत्व है। और अगर हम न्यूनतम जन घनत्व देखें तो वो अरुणाचल प्रदेश में है, जो केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। और इसमें केवल बांग्लादेश और जापान का जनघनत्व ही भारत से ज़्यादा है। बाकी और सभी जो कंट्रीज़ हैं उनका जनघनत्व भारत के जनघनत्व से कम है। उसी के साथ असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। और जो पहाड़ी, कटे छठे पथरीले भूभाग, मध्यम से कम वर्षा एवं कम उपजाऊ मिट्टी है, इन राज्यों में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करते हैं। और उत्तरी मैदान और दक्षिण में केरल में जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो जनसंख्या वृद्धि है वो क्या होती है, फिर जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है। जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है कि किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। की आज अगर हम देख सकते हो आज 1 लाख है, तो कल अगर 10 साल बाद हम फिर से काउंट करते हैं तो 1,10,000 हो गई। तो 10,000 जो बढ़ा है तो वही क्या है, एक प्रकार से जनसंख्या वृद्धि है। और इस प्रकार के परिवर्तनों को 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रतिवर्ष होने वाली प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा, जिसमें हम बात करते हैं कि निरपेक्ष वृद्धि। प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बड़ी जनसंख्या कुल संख्या में वृद्धि का परिणाम है। पहले की जनसंख्या को बाद की जनसंख्या से घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि अगर 1 लाख पहले जनसंख्या थी और अब ये 1,10,000 हो गई है, तो हम बात कर सकते हैं कि जो 10,000 बढ़ी है तो वो एक प्रकार से क्या है, निरपेक्ष वृद्धि हुई है इसमें। और उसके बाद हम बात करते हैं कि जो वार्षिक वृद्धि दर क्या होती है। जो प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष की मूल जनसंख्या में केवल 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है, इसे वार्षिक वृद्धि कहते हैं। कि 100 अगर व्यक्ति किसी जगह पर रहते हैं तो उसके अंदर एक साल के अंदर वो व्यक्ति 102 हो गए हैं, तो इसको बोलते हैं हम 2% वृद्धि। या फिर जितनी भी आपकी प्रतिशत वृद्धि, मान लीजिए 5% वृद्धि है तो 100 के ऊपर 5 व्यक्ति बढ़ गए, तो इसको बोलते हैं वार्षिक वृद्धि दर। और जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण है, जिसकी अगर हम बात करते हैं, जनसंख्या वृद्धि की 3 प्रमुख प्रमुख कारक है।
जिसकी जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि एक जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास या फिर माइग्रेशन। जिसके बाद हम बात करते हैं, सबसे पहले वो है जन्म दर। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। भारत में जन्म दर मृत्यु दर से हमेशा अधिक है, इस वजह से हमारी जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और हम इसमें बात करें कि 1000 व्यक्ति हैं तो उनके ऊपर कितने बच्चों का जन्म हो रहा है एक साल के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम जन्म दर। साथ ही में अगर हम बात करते हैं मृत्यु दर, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहते हैं। तो मतलब अगर 1000 व्यक्ति हैं किसी भी एरिया में, तो वहाँ पे अगर कितने व्यक्ति उनमें से उनकी डेथ हो रही है, उनके वो मर रहे हैं, तो वो है एक साल के अंदर कितने व्यक्ति मरे हैं, तो वो हमारी मृत्यु दर है। उसी के साथ हम बात करते हैं प्रवास। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना प्रवास कहलाता है। प्रवास अंतर्राष्ट्रीय आंतरिक हो सकता है। और हम जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में हमारे यहाँ से लोग जैसे कनाडा, यूएस और अदर कंट्रीज जैसे इंग्लैंड वगैरह वहाँ पे जा रहे हैं। और अगर हम आंतरिक प्रवास की बात करते हैं, जो हमारे जो गाँवों से लोग उठ के शहरों की तरफ जा रहे हैं, तो इसे हम आंतरिक प्रवास बोलते हैं। भारत में अधिकतर प्रवास आंतरिक होता है, जो कि गाँव से शहरों में होता है, क्योंकि शहरों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं बेहतर होती हैं। और एक प्रकार से हम बात करें जो नगरीय प्रवास के कारण भारत में नगरीय जनसंख्या बढ़कर 2011 में लगभग 31.80% हो गई है, जो पहले बहुत ही कम थी। अब हम बात करते हैं कि जो आयु संरचना है, किसी भी देश में जनसंख्या की आयु संरचना वहाँ के विभिन्न आयु समूह के लोगों को बताती है। किसी भी देश की आबादी को सामान्यतः 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला हम बात करें तो बच्चे 15 वर्ष से कम, कि जो बच्चे 15 वर्ष से कम होते हैं उनके बारे में कि ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील नहीं होते हैं तथा इनको भोजन, वस्त्र, स्वास्थ्य संबंधी सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है। मतलब ये बच्चे एक प्रकार से डिपेंडेंट होते हैं किसी के ऊपर भी, लाइक अपने माँ बाप के ऊपर या फिर किसी गार्जियन के ऊपर, तो इस प्रकार से डिपेंडेंट होते हैं। वो अपनी जो बेसिक जो नेसेसिटीज़ हैं, जो बेसिक उनकी जो उपयोग की चीज़ें हैं, वो खुद प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए उनको ज़रूरत होती है एक प्रकार से गार्जियन की, या उनके माँ बाप होते हैं वो उनको उनकी वो ज़रूरतें उनको उपलब्ध करवाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वयस्क, जो कि 15 से 59 या फिर 59 वर्ष की एज तक होते हैं। ये आर्थिक रूप से उत्पादनशील या जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं। ये जनसंख्या का कार्यशील समूह है। इसमें कि ये खुद की जो एक प्रकार से जो उपार्जकता इनको चाहिए, या फिर जो इनको इनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनके यूज़ के लिए जो ये कमाने की हिम्मत रखते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि वृद्ध जो 59 वर्ष से अधिक की एज के होते हैं, या फिर 60 साल या फिर उससे अधिक के होते हैं, तो ये शारीरिक रूप से उत्पादनशील या आवश्यक अवकाश प्राप्त हो जाते हैं और स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं। और हम बात करते हैं नेक्स्ट लिंगानुपात की। प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याओं को लिंगानुपात कहते हैं। कि 1000 अगर किसी इलाके में 1000 पुरुष हैं, उनके ऊपर वहाँ पे महिलाएं कितनी हैं, तो उसको एक प्रकार से लिंगानुपात कहा जाता है। भारत में लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएं हैं। और केरल में, जिसमें केरल जो स्टेट है उसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है, वो 1084 का है। साक्षरता की अगर हम बात करें कि जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक हो, वह किसी भाषा को समझकर लिख और पढ़ सकता है, उसे साक्षर कहते हैं। कि 7 वर्ष से ऊपर की एज होनी चाहिए और उसके बाद में वो किसी भी एक भाषा को समझ सकता है, लिख सकता है और पढ़ सकता है, तो उसे साक्षर कहते हैं। भारत की साक्षरता दर देखते हैं तो उसमें कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74.08% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता लगभग 82.14% और महिलाओं की साक्षरता 65.46% है। भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य हमारा बिहार है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि जो व्यावसायिक संरचना होती है, जो किसी भी देश में विभिन्न व्यवसायों को करने के लिए भिन्न भिन्न लोग होते हैं। इन व्यवसायों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है: प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक श्रेणी के व्यवसाय। जिसमें हम बात करते हैं प्राथमिक श्रेणी के व्यवसाय, इनमें कृषि, पशुपालन, वृक्षारोपण, मछली पालन और खनन आदि को शामिल किया गया है। जिस ऐसी प्रकार की जो डायरेक्ट अगर किसी चीज़ को उत्पादित किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एक प्रकार से प्राथमिक। उसके बाद हम बात करते हैं द्वितीयक। इसमें उत्पादन करने वाले उद्योग, भवन एवं निर्माण कार्य आते हैं। जिसमें कि जैसे अगर हम बात करें तो जो जो चीज़ें फर्स्ट अगर पहले जो प्राथमिक जो व्यवसाय है वहाँ से प्राप्त होती है, उसको यूज़ करके आगे कुछ बनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम द्वितीयक। उसके बाद हम बात करते हैं तृतीयक। इसमें परिवहन, संचार, वाणिज्य, प्रशासन एवं सेवाएं शामिल होती है। जिसमें आप किसी प्रकार की जो सेवाएं हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति को उपलब्ध करवा रहे थे, उसको बोलते हैं तृतीयक टाइप के व्यवसाय। जिसके बाद भारत में कुल जनसंख्या का 64% भाग कृषि कार्य करता है। और अगर अब बात करते हैं हम हमारे स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य जनसंख्या की संरचना का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो विकास की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। सरकारी कार्यक्रमों के प्रयासों के द्वारा स्वास्थ्य स्टार में सुधार हुआ है और मृत्यु दर में कमी हुई है। जिसके बाद हम बात करते हैं कि किशोर जनसंख्या, ये भारतीय जनसंख्या की सबसे प्रमुख विशेषता है। किशोर 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के होते हैं, जो भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन होते हैं,
किशोरों को पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक होती है, लेकिन भारत में कौशल किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित हैं। और इसके बाद में बात करें जो हमारी जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है जो 2000 में आई थी, उसके बारे में तो भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रारंभ किया, जिसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना था। शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 में 30 से कम करना था। साथ में ही व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बच्चों को छुटकारा दिलाने का था और लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने का था। और साथ ही में जो परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान करना था। जिसके बारे में हम बात करते हैं जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और जो किशोर थे उनके बीच में किस प्रकार के संबंध थे। तो जो जैसे राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार किशोरों की पहचान जनसंख्या के उस भाग के रूप में की गई कि जिस पर बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी राष्ट्र के लिए वहाँ के लोग बहुमूल्य संसाधन होते हैं। एक शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या ही कार्यक्रम शक्ति प्रदान करती है। तो इस प्रकार की जो बातें थी वो किशोरों के लिए जो हमारी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 आई उसमें कही गई थी। तो ये आज हमारी ये चैप्टर भी कंप्लीट होगा। चैप्टर के साथ ही हमारी कंप्लीट होती है जो क्लास 9th की जो जियोग्राफी की एनसीईआरटी थी वो। और उसके बारे में आगे और नेक्स्ट हम अदर एनसीईआरटीज के बारे में पढ़ते रहेंगे। थैंक यू।